वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह चैप्टर हमारा है वनस्पति जगत या प्लांट किंगडम के बारे में। ध्यान दीजिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? R.H. व्हीटेकर द्वारा दी गई। व्हीटेकर के द्वारा दी गई 5 जगत में, व्हीटेकर ने 5 जगत बनाए थे। उसमें कौन कौन से जगत बनाए थे? तो सबसे पहले हमने देखा था मोनेरा जगत, मोनेरा के बाद में दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद में तीसरा जगत हमने कवक या फंजाई के बारे में पढ़ा था, चौथा जगत हमें ध्यान रखना है प्लांटी, और 5वां एनिमलिया। इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी। उस 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जो 5 जगत दिए गए थे, द्वारा दी गई 5 जगत में जो प्लांटी जगत है उसमें वनस्पति को रखा गया है, यानी पादपों को रखा गया है। प्लांटी जगत में पादपों को रखा गया है। प्लांटी जगत में किसको रखा गया? पादपों को रखा गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वनस्पति जगत भी कहा जाता है। जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है? वनस्पति जगत के नाम से जाना जाता है, प्लांटी किंगडम के नाम से जाना जाता है। वनस्पति जगत में जो शामिल है वो सभी जीव किस प्रकार के हैं? तो आपको ध्यान रखना है, इस जगत में सम्मिलित सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है सेलुलोज की कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। मल्टी सेलुलर होते हैं, सेलुलोज की सेल वॉल उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। तथा आपको क्या ध्यान रखना है, ये सभी होते हैं, ये अधिकांशतः कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के जीवों के समूह को वनस्पति जगत या पादप जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो वनस्पति जगत या पादप जगत में आपको क्या ध्यान रखना है? व्हीटेकर द्वारा दी गई 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में पादपों को वनस्पति जगत के रूप में रखा गया है, और जो कि प्लांटी जगत में रखा गया है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसमें सम्मिलित सभी जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें सेलुलोज युक्त कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तथा ये स्वपोषी होते हैं। इस प्रकार के जीवों को समूह को हम किस जगत में रखते हैं? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इस प्रकार के जीवों के समूह को हम प्लांटी जगत के अंतर्गत रखते हैं। अब ध्यान दीजिए कि जो प्लांटी जगत है उसमें सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो एक वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना है आपको, कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम वर्गीकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्गीकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये सवाल आपके लिए बन सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? कैरोलस लीनियस को वर्गीकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, कैरोलस लीनियस ने पादपों के वर्गीकरण के बारे में, पादपों का लैंगिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पादपों का किस प्रकार का वर्गीकरण प्रस्तुत किया? लैंगिक वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, पादपों के अंदर लैंगिक अंग क्या होता है? पुष्प। और पुष्प के अंदर क्या, कौन सी संरचना उपस्थित होती है? 2 संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है, लैंगिक अंग के रूप में कार्य करती हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है पुंकेसर, एक क्या उपस्थित होते हैं? पुंकेसर उपस्थित होते हैं, जो कि नर जननांग के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे आपको ध्यान रखना है वर्तिका होती है, वह उपस्थित होती है, यानी आपको ध्यान रखना जायांग उपस्थित होते हैं। जायांग का ही भाग होता है वर्तिका। तो इस प्रकार से पुंकेसर एवं वर्तिका की संख्या के आधार पर, इन्होंने पुंकेसर एवं वर्तिका है, इनकी संख्या के आधार पर पादपों को कुल 24 वर्गों में बांटा। कितने वर्ग में बांटा? 24 वर्ग में बांटा, जिसमें से 23 वर्ग है वह किसके? पुष्पीय पादपों के, यानी 23 वर्ग है वह पुष्पीय पादपों के बांटे, जिन्हें हम फेनरोगैम्स कहते हैं, जिनमें पुष्प उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? फेनरोगैम्स के नाम से जानते हैं। उन पादपों के रूप में रखा, तथा एक वर्ग इन्होंने इस प्रकार का रखा जो कि अपुष्पीय पादप इसमें रखे गए, और अपुष्पीय पादप होते हैं जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टोगैम्स के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से क्रिप्टोगैम्स पादपों को रखा गया, वो किस में रखा गया? एक वर्ग में, तथा 23 वर्ग में किसको रखा गया? पुष्पीय पादपों को रखा गया। इन्होंने पुंकेसरों की संख्या के आधार पर मोनेंड्रिया, डायंड्रिया, ट्राइंड्रिया, इस प्रकार से पुंकेसरों की संख्या 1 से लेकर के और 20 तक होती है। इस प्रकार से
पोलिएंड्रिया। तो ये इन्होंने आपको जानना पुंकेसरों की संख्या के आधार पर पादपों को वर्गीकृत किया। तो ये पादपों का सबसे पहले लैंगिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस ने पादपों का सर्वप्रथम लैंगिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। पादपों का लैंगिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है, वह किसको जाता है, कैरोलस लीनियस को जाता है। अगला ध्यान दीजिए, उसके बाद में एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डॉल्टन हुकर। जॉर्ज बेंथम एवं जोसेफ डॉल्टन हुकर। जोसेफ डॉल्टन हुकर, इन्होंने आपको क्या ध्यान रखना है, पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने पादपों का सबसे विस्तृत प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इन्होंने पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण किया और ये वर्गीकरण मुख्य रूप से पादपों के, आपको ध्यान रखना है, जो आवर्त विजयी पादप है उन पर आधारित था। और इन्होंने जो पादपों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, वह प्राकृतिक बाह्य लक्षणों के आधार पर पादपों को इन्होंने 202 कुलों में वर्गीकृत किया। इनका यह वर्गीकरण था वो इनकी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक थी, इस पुस्तक में इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वह प्रस्तुत किया था, ये हमें ध्यान रखना है। देखो, लिनियस की एक पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें इन्होंने वर्गीकरण से संबंधित बताया था, स्पीसीज प्लांटेरम, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जबकि यहाँ आपको क्या ध्यान रखना, जेनेरा प्लांटेरम जो 1863 से लेकर प्रकाशित हुई थी प्रथम बार। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, जो है जेनेरा प्लांटेरम, इस पुस्तक में इन्होंने पादपों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा पादपों को 202 कुलों में वर्गीकृत किया था। तो इस प्रकार से जो पुष्पीय पादप होते हैं उनको 202 कुलों के रूप में वर्गीकृत किया था। यह किसने किया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर। उसके बाद में आते हैं अगले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया और इसके बाद जितने भी वर्गीकरण पद्धतियाँ आई वे जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियाँ थी, अर्थात विकासीय लक्षण पर आधारित थी। यानी चार्ल्स डार्विन के बाद में दिए गए वर्गीकरण विकासीय लक्षणों पर आधारित थे। दिए गए वर्गीकरण आनुवंशिक एवं विकासीय लक्षणों पर आधारित थे। वर्गीकरण जो थे वह किस आधारित थे, आनुवंशिक एवं विकासीय लक्षणों पर आधारित थे। आनुवंशिक एवं किस प्रकार के लक्षणों पर आधारित थे, विकासीय लक्षणों पर आधारित थे। और इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां थी उन्हें हम क्या कहते हैं, जातिवर्तीय वर्गीकरण। इस प्रकार की पद्धतियां होगी उसे हम क्या कहेंगे, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां कहा जाता है। तो इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां होगी जिन्हें हम क्या कहेंगे, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां। तो किस वैज्ञानिक के बाद में आपको ध्यान रखना है, जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां दी गई। तो चार्ल्स डार्विन के विकासवाद की खोज के बाद में जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां दी गई। जातिवर्त का मतलब होता है विकासशील लक्षणों के आधार पर, किसी भी जीव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक के सभी विकासशील लक्षणों को यदि वर्गीकरण में शामिल करते हैं तो उसे हम जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां कहते हैं। जैसे एंगलर पेंट्रल की वर्गीकरण पद्धति है, तो इस प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियां उन्हें जातिवर्तीय वर्गीकरण पद्धतियां कहते हैं। यदि आपको ध्यान का वर्गीकरण है उसमें आपको ध्यान रखना है कि सभी जो आंकड़े होते हैं उनका कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है तो उसे हम संख्यात्मक वर्गीकी कहा जाता है। उसे हम किस नाम से जाना जाता है, संख्यात्मक वर्गीकी कहा जाता है। तो इस प्रकार का वर्गीकरण जिसमें सभी आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण किया जा सकता है उसे हम संख्यात्मक वर्गीकी कहते हैं। उसके बाद में आप ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में कोशिकाओं की संरचना, कोशिकाओं के प्रकार, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, केंद्र की आकृति इत्यादि जो लक्षण होते हैं, बाह्य लक्षण, आंतरिक लक्षण, सभी लक्षणों को वर्गीकरण में शामिल किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो कि एक बेसिक बात है वर्गीकरण के बारे में जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में जो प्लांटी जगत या वनस्पति जगत है उसमें कौन कौन से पादप रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दें, प्लांटी जगत या वनस्पति जगत एक ही बात है।
वनस्पति जगत में निम्नलिखित पादप समूहों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित पादप समूहों को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित पादप समूहों को सम्मिलित किया गया है। प्लांटी जगत या पादप जगत में निम्नलिखित पादप समूहों को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से पादप समूह हैं, ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसमें शामिल किया गया है वह है एल्गी यानी शैवाल। सबसे पहला आपको कौन सा ध्यान रखना है, एल्गी या शैवाल। तो ये सबसे पहला आपको समूह ध्यान रखना है। दूसरा समूह कौन सा ध्यान रखना है, तो बेल्गी या शैवाल के बाद में दूसरा पादपों का समूह आता है वह ब्रायोफाइट आता है, ब्रायोफाइटा। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा। उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है टेरिडोफाइटा। कौन सा ध्यान रखना है आपको, टेरिडोफाइटा। तो इस प्रकार से टेरिडोफाइटा। अगला कौन सा ध्यान रखना हमें, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद में फोर्थ हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है अनावर्त बीजी या जिसे हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी हमें ध्यान रखना है। और पांचवा समूह हमें ध्यान रखना है आवर्त बीजी पादपों का। वर्तमान में सबसे विकसित समूह आवर्त बीजी या जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एंजियोस्पर्म के नाम से, जिसमें बीज होता है वह रहता है गिरा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है। 5 वर्गों के बारे में, 5 समूहों के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम शैवाल या एल्गी के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में ब्रायोफाइट, फिर उसके बाद में टेरिडोफाइट, फिर अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। इस प्रकार से पादपों के अलग अलग समूहों के रूप में इन्हें वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले ध्यान दें, फर्स्ट हेडिंग डालें शैवाल या एल्गी। शैवाल या एल्गी। शैवाल या एल्गी में आपको क्या ध्यान रखना है, किसे कहा जाता है शैवाल या एल्गी, ये किस प्रकार का पादपों का समूह है। तो आप ध्यान दीजिए, एल्गी शब्द है वो दिया किसने था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एल्गी शब्द या जो शैवाल शब्द है वो एल्गी शब्द दिया गया था वह कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया। ये एल्गी शब्द है वह सबसे पहले दिया था, वह किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने जो एल्गी शब्द दिया है इसका अर्थ क्या होता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। इसका अर्थ क्या होगा, समुद्री खरपतवार इसका अर्थ होता है। यानी इस प्रकार के जो पादप होते हैं जो समुद्र में खरपतवार के रूप में उगते हैं उन्हें शैवाल कहा जाता है। ये इनका जो शाब्दिक अर्थ है वह हमें ध्यान रखना है। तो शैवाल या एल्गी शब्द है वह कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, समुद्री खरपतवार होता है। अब ध्यान दीजिए शैवाल किस प्रकार के पादप है, तो आप ध्यान दीजिए शैवाल स्वपोषी थैलेसी पादप है। शैवाल किस प्रकार के पादप है, शैवाल स्वपोषी थैलेसी पादप है। स्वपोषी किस प्रकार के पादप है, थैलेसी पादप है। ध्यान दीजिए, स्वपोषी थैलेसी पादप, थैलेसी या सुकाय जिसे कहते हैं, थैलेसी पादप है जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। तो किस प्रकार के पादप हो जाएंगे, स्वपोषी थैलेसी पादप होते हैं जो कि सहवन उत्तक एवं कोशिका विभेदन रहित होते हैं। तो आप क्या ध्यान दीजिए, थैलेसी पादप है जिनमें कोशिका विभेदन का अभाव होता है, जिनमें कोशिका विभेदन का क्या होता है, अभाव होता है। कोशिका विभेदन एवं सहवन उत्तक का अभाव होता है। एवं आपको क्या ध्यान रखना है, इनमें सहवन उत्तकों का क्या होता है, अभाव होता है। तो सहवन उत्तकों का इसमें क्या होगा, अभाव होता है। ध्यान दीजिए, सहवन उत्तर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम इत्यादि, जिनके माध्यम से जल एवं खनिज पोषक तत्व होते हैं वो पादपों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं और भोजन भी एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन होता है। इस प्रकार के सहवन उत्तकों का इसमें अभाव होता है तथा कोशिका का विभेदन नहीं पाया जाता, अविभेदित कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार से कोशिकाएं होगी वह अलग अलग कार्यों के रूप में, अलग अलग समूह के रूप में विभेदित नहीं होती हैं। तो कोशिका विभेदन एवं सहवन उत्तकों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। इनके जननांग होते हैं वह एक कोशिक होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं, जननांग सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं, कुछ में बहुकोशिकीय होते हैं जैसे कारा वगैरह है। तो इस प्रकार से इनमें जननांग सामान्यतः कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं,
कुछ में कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ में कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। यदि बहुकोशिकीय होंगे तो सभी सेल्स होगी, कुछ में बहुकोशिकीय होते हैं। यदि बहुकोशिकीय होती है तो सभी सेल्स किस प्रकार की होती हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, सभी सेल्स होगी वे आपको ध्यान रखना जननक्षम होती हैं, यानी जनन करने में सक्षम होती हैं, जननक्षम होती हैं, फर्टाइल होती है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, शैवालों के बारे में। ध्यान दीजिए, शैवाल स्वकोशी थैलेसी या सुकाय पादप है जिसमें कोशिका विभेदन एवं सहवन ऊतकों का अभाव होता है, सहवन ऊतक नहीं पाए जाते हैं तथा इनके जननांग होते हैं वे एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जननांग होते हैं उनमें सभी कोशिकाएं होगी वे कैसी होती हैं, जननक्षम होती है, फर्टाइल होती हैं। तो ये शैवालों की आपको सामान्य परिभाषा ध्यान रखनी है, किसे कहते हैं, शैवाल किस प्रकार के पादप है, तो ये हमें ध्यान रखना है। यानी शैवाल होते हैं उनके अंदर कोशिका विभेदन नहीं होगा, सहवन ऊतकों का अभाव होगा, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जननांग होते हैं और आपको ध्यान रखना है ये स्वकोषीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और इनमें जड़ तना पत्ती का विभेदन नहीं होता, अर्थात ये कैसे होते हैं, थैलेसी पादप होते हैं। इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता है, केवल युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, शैवाल के बारे में। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, शैवालों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन होगा उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट है, शैवालों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, या इसे हम एक और नाम दे सकते हैं शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, या इसे हम क्या कहते हैं, शैवाल विज्ञान कहते हैं। और शैवाल विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार से एल्गोलॉजी या इसे हम फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो शैवालों का अध्ययन। अब ध्यान दीजिए, फाइकोलॉजी के जनक या शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, शैवाल विज्ञान के जनक, शैवाल विज्ञान के जनक है वह किसे कहा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, शैवाल विज्ञान के जनक है वह कहा जाता है F.E. फ्रिस को। किसको कहा जाता है, F.E. फ्रिस नामक वैज्ञानिक थे, इनको शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। शैवालों का विस्तृत अध्ययन कर विस्तृत वर्गीकरण सबसे पहले प्रस्तुत किया था, वह F.E. फ्रिस ने प्रस्तुत किया था। इन्हें हम शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, एक और सवाल आप ध्यान रख सकते हैं, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक, भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, M.O.P. अयंगर, M.O.P. अयंगर नामक वैज्ञानिक थे, इन्हें भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है शैवाल किसे कहते हैं और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, और शैवालों के अध्ययन के बाद में आपको ध्यान रखना है शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, F.E. फ्रिस जिसे हम शैवाल विज्ञान का जनक कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले देखते हैं इनके सामान्य लक्षणों के बारे में। सामान्य लक्षण, शैवालों के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं उस बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये ध्यान दें, शैवालों के सामान्य लक्षण वो कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे शैवालों के सामान्य लक्षणों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।